तो भाई पॉलिटी में अभी तक हमने चार्टर एक्ट 1853 का कवर कर लिया था, जो कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। तो चार्टर एक्ट 1853 के बाद आया था अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कौन सा नंबर था ये? नंबर नहीं डालें, कोई नहीं। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। इसको बोलते हैं, मतलब अंग्रेज़ों ने नाम दिया था इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक। तो ये क्यों हुआ था बेसिकली? ये वाला एक्ट आया था 1958 में। 1957 में जो सिपाही म्यूटनी हुई थी उसके बाद। मैं एक्चुअली सिपाही म्यूटनी नहीं बोलता हूँ, मैं एक्चुअली इसको बोलता हूँ सिपाही रेवोल्यूशन। क्योंकि बेसिकली म्यूटनी क्या होती है? म्यूटनी होती है विद्रोह करना। अब वो जो मंगल पांडे लोग जो सब थे, वो विद्रोह थोड़ी कर रहे थे हमारे खिलाफ, वो तो हमारे लिए रेवोल्यूशन कर रहे थे ना, दे वर रेवोल्यूशनरीज। तो कोई मतलब नहीं है उस सिपाही म्यूटनी बोल के, ये एंग्लिसाइज्ड परस्पेक्टिव से हिस्ट्री को पढ़ना ये अच्छी बात नहीं भाई। ठीक है, मतलब खुद ही इमेजिन कर लो कि एक बच्चे का नाम है विक्रमादित्य, ठीक, और एक बच्चे का नाम है कुत्ते का बच्चा। ठीक है, इस बंदे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा और इस बंदे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा। सो नेम मैटर्स अ लॉट। इसलिए दैट्स वाई आई से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 का रीज़न था सिपाही रेवोल्यूशन। सिपाही रेवोल्यूशन ऑफ 1857। ऑलराइट, ये हो गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोलते थे, बोलने लगे इसको। इसमें मेजर काम क्या किया था कि गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस को अबॉलिश करके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के वॉइस रॉय ऑफ इंडिया की ऑफिस को क्रिएट किया गया था। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट जनरल वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, मतलब बेसिकली गवर्नर जनरल को हटा के उसकी जगह वॉइस रॉय को लेके आ गए थे। अब गवर्नर जनरल को हटा दिया तो इसका मतलब है कि इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी हटा दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कौन से थे? और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड, इनको भी कर दिया अबॉलिश। इनके अबॉलिश करने से क्या हुआ कि दिस वॉज एन दिस वॉज एन एंड टू ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट कैसे? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अलग अलग चीज़ों को देखते थे, तो वो एक तरीके से ड्यूअल गवर्नमेंट चल रहा था। ठीक है, तो वो एबॉलिश हो गया था इसके चलते। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस्टेब्लिश किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था? ये ब्रिटिश कैबिनेट का या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होता था, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट या फिर पार्लियामेंट। ठीक है, और वॉइस रॉय कौन होता था? वॉइस रॉय क्राउन को रिप्रेजेंट करता था, प्रेजेंट्स क्राउन। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको रिप्रेजेंट करता था? पार्लियामेंट को। तो बेसिकली दोनों तरफ से इन्होंने अपना वो क्या बोलते हैं वर्चस्व बना लिया था कि क्राउन भी कंट्रोल करेगा और पार्लियामेंट भी कंट्रोल करेगा। राइट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली वॉइस रॉय के अंडर आता था, वही थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी। हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल टू हेल्प सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सिर्फ एडवाइजरी कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी या काउंसिल, एडवाइजरी बॉडी। और ये कॉरपोरेट बॉडी थी, कॉरपोरेट बॉडी। अब कॉरपोरेट बॉडी से मतलब क्या था वो तुमको समझ नहीं आया,
जहाँ से मैं पढ़ा था, बस मैंने याद कर लिया कि अगर एग्ज़ाम में पूछा तो कॉर्पोरेट बॉडी शायद वही होगी, जो भी होगी मेरे को नहीं पता भाई। इतना माथा पच्ची नहीं करना इनके छोटे छोटे लॉस के ऊपर। ये सब हो गया था। और क्या हो गया था, बोर्ड ऑर्डर हटा दिया। हाँ, एक था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसको वॉइस रॉय का अंडर दे दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। कौन था उस समय, कैनिंग, राइट। मतलब बेसिकली पूरी लॉ बनाने की क्षमता सब क्या बोलते हैं वॉइस रॉय के अंडर दे दी गई थी। वॉइस रॉय कौन था, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, तो इनडायरेक्टली क्राउन ही इंडिया को कंट्रोल कर रहा था यहाँ से 1958 1858 से। माय बैड, सॉरी। ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। अब इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। काउंसिल्स एक्ट 1861 का। इसमें सबसे पहले क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड। तो क्यों किया, तो इसका रीज़न ये था कि 1858 के बाद से इन लोग को लग रहा था कि समाज जो है, भारतीय समाज, वो हमसे नाखुश है। तो उनको खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनको भी अपने गवर्नेंस में इन्वॉल्व कर सकते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, इनडायरेक्टली। तो इन्होंने क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो एक्सपेंड किया, तो उन्होंने वो प्रोविज़न दिया कि वॉइस रॉय कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब कि जो सिर्फ वहाँ मुंह दिखाई के लिए होंगे, ठीक। वॉइस रॉय टू अपॉइंट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तीन इंडियंस को किया था, 3 इंडियंस। एक थे अपने बनारस के राजा, इंडियंस, राजा ऑफ बनारस। एक महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा साला, महाराजा ऑफ पटियाला। और एक थे हमने दिनकर। कौन से दिनकर थे, दिनकर राव। दिनकर राव। मतलब आप इसी चीज़ से समझ सकते हो कि वॉइस रॉय इनको अपॉइंट कर रहा है, मतलब कितनी चाटते होंगे अंग्रेज की, ठीक। अंत लेवल, क्योंकि कुछ करना तो था नहीं इनको वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके, बस जाके बैठ के मुंह दिखाई करके आना था। कोई पावर आवर तो थी नहीं इनकी। और उस ज़माने में ऐसे ही होता था भाई, जितनी चाटोगे उतने ऊपर जाओगे। ये हो गया, 3 इंडियंस को अपॉइंट कर दिया। और बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर कर दिया इस एक्ट ने। रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास टाटा, ओके। 3 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को वो किया गया, बनाया गया। 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर कहाँ के लिए, तो बंगाल, पंजाब और बंगाल, पंजाब और कहाँ का था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। कहाँ चल दिया यार, ठीक है। 3 इसको कर दिया। और पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ से स्टार्ट किया गया था, मतलब बेसिकली रिकग्नाइज़ किया गया था। स्टार्ट ही लिख देता हूँ, स्टार्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफिशियली क्यों, क्योंकि 1858
59 में कैनिंग ने इसको अनऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टेड बाय कैनिंग इन 1859। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि बेसिकली किसी एक बंदे को उठा के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे देना कि तुम उसी में काम करोगे, उससे बाहर नहीं जाओगे। मतलब जैसे कि हमारी निम्मोताई हैं आज की, उनका पोर्टफोलियो है फाइनेंस, वो फाइनेंस ही देखती हैं, इधर उधर नहीं देखती। 1859 से पहले क्या होता था कि क्या होता, काम चलाओ वाला काम, ये काम तू कर ले, ये काम तू कर ले, चाहे तू फ्री है तू ये काम कर दे, ऐसा होता था। तो बेसिकली प्रोफेशनलिज्म लाने की कोशिश थी और कुछ नहीं। और वॉइस रॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दे दी गई थी। वॉइस रॉय टू इशू आर्डिनेंस हो गया। 61 का हो गया। फिर आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1900 कहाँ से आ रहा भाई, 1892 काउंसिल्स एक्ट 1892। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये था कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस चालू हुए थे, ठीक। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन से पहले वो पढ़ लेते हैं कि क्यों हुए थे। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की क्या बोलते हैं, नंबर बढ़ा दिया गया था। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट डिस्कस करने की पावर दी गई थी। गेव पावर टू डिस्कस बजट gives power to legislative council to discuss budget। ठीक। बजट सबसे पहले 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ करा गया था इंडिया में। बजट इंट्रोड्यूस्ड इन 1860 सबसे पहले। अब आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। मतलब पे था कुछ नहीं, बेसिकली बोला गया था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होंगे ना, उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली रिकमेंड करेगी और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स रिकमेंड करेगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया था। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में लोकल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए लोग होते थे और वही लोग किसी और को रिकमेंड करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज रहे थे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। नॉन ऑफिशियल्स members will be recommended by provincial legislative council and Bengal Chamber of Commerce नहीं होता भावनाओं बह गए भाई। और सी कॉमर्स ये हो गया। और इसमें कुछ था नहीं, बस इसमें ये 2-3 चीज़ें थी कि क्या सीट बढ़ा दी, उनकी पावर दे दिया बजट डिस्कस करने का, और ये था। 1892 के बाद आता है 1909। यहाँ पे आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ लिख रहा है ज़बरदस्ती, एक्ट 1909। इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले मिंटो नहीं भाई, मिंटो रिफॉर्म्स। मिंटो कौन था? ये था वाइसराय। कहाँ लिख रहा पता तो है मेरे को। ओके, तो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन किसको? तो मुस्लिम्स को, टू मुस्लिम्स को क्यों? क्योंकि 1905 में, इससे पहले इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला प्रक्रिया छेड़ दिया था। तो 1905 में बांग्लादेश का क्या बोलते हैं पार्टीशन वार्टीशन वाला होने वाला था रिलीजियस ग्राउंड पे, तो वो हो नहीं पाया। तो इन्होंने बोले कि ये आइडिया तो अच्छा है कि रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड करो, तो कर दिया डिवाइड, इसलिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ गया। इसमें था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या बढ़ा के 16 कर दिया, नहीं 60 कर दिया गया 16 से। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज्ड टू 60 फ्रॉम 16, पहले 16 को कर दिया, अब 60 कर दिया। हो। तो इसमें क्या था कि जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें अभी भी मतलब इनकी संख्या बढ़ाने के बाद अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी ज़्यादा थी। ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते थे? तो वो जो मिलिट्री के ऑफिशियल हो गए, इनके क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, ये सब। मेंटेन्ड मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स। और प्रोविंशियल में क्या किया इन्होंने? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को मेजॉरिटी दे दी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अलाउड इन मेजॉरिटी। ओके, राइट। और तो कुछ नहीं था इसमें। हाँ, इसी में पहली बार किसी इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउ किया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया था। मतलब इससे पहले भी लिया गया था, लेकिन वो क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में ले लिया या किसी और में ले लिया, वो सब चलता था। जैसे कि अपने वो थे ना 3 इंडियंस, वो बनारस राजा बनारस हो गया, महाराजा पटियाला हो गया और दिनकर राव हो गया, उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में लिया गया था। लेकिन ये पहली बार था किसी इंडियन को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया जा रहा है, जो कि डायरेक्टली वाइसरॉय को रिपोर्ट करती है। फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे? एसपी सिन्हा भाई साहब। मतलब ये भी उसी टाइप के होंगे, मतलब तभी तो ले रहे ना भाई, मतलब अंग्रेज किसी एक ऐसे आदमी को रख लें अपने आसपास जो कि इंडियंस के लिए अच्छा सोचे, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता जनाब, नॉट पॉसिबल। तो इसको एज ए लॉ मेंबर लिया गया था, लॉ मेंबर। ये भी पूछ सकता है कभी कभार, कोई भरोसा नहीं है। तो क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये होगा, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हो गए थे 1909 में। अब इन्हीं से क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन लेते हुए 1919 में आया मांटेगू क्या था? मांटेगू था, जो भी था मांटेगू चैलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मांटेगू चैलम्सफोर्ड कौन था? वाइसरॉय था। मोंटेगू कौन था कुछ इसका पता नहीं, चक्कर चल रहा था इन लोग का। तो इसमें सबसे हाईलाइट क्या था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? वही जो बेसिकली ट्रांसफर्ड लिस्ट होती है, जो कि रिजर्व लिस्ट होती है, वही लेके आया गया था। एक और इसका हाईलाइट था डायआर्की इन प्रोविंस और बाई कैमरलिज्म इन सेंटर।
प्रोविंस। और तो डायआर्की कैसे, तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, सुबू नहीं होता, वे सब होता, सब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को रखा गया था जो कि गवर्नर गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा उस प्रोविंस का, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल किसको होगा, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। था रिजर्व लिस्ट, रिजर्व लिस्ट या रिजर्व लिस्ट है, रिजर्व सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही लिख रहा हूँ तो कन्फ्यूजन होगा बाद में। रिजर्व सब्जेक्ट ये भी गवर्नर एडमिनिस्टर करता था, एडमिनिस्टर्ड जो भी है बाय गवर्नर, लेकिन ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं था, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। दैट्स वाई इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में कोई भी चेंज होगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू होगा, रिजर्व सब्जेक्ट में कोई भी चेंज होगा तो अपने आप कर सकता है वो, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से वो किए सलाह मशवरा किए। ठीक, डायरकी लेके आ गया प्रोविंस में, तो बोला ऐसे कैसे भाई, प्रोविंस में चेंज कर रहे हैं तो सेंटर में भी करना पड़ेगा। तो बाई कैमरलिज्म, कैमरलिज्म इन सेंटर, इसका मतलब क्या है, अपर हाउस और लोअर हाउस लेके आ गए। अपर हाउस क्या था, राज्यसभा, लोअर हाउस क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली, एक ही बात है, लिखने की जरूरत नहीं इसकी, हो गया। इसमें एक और प्रोविजन लाया गया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर्स हैं उसमें से 3 इंडियन होने चाहिए, 3 out of 6 members in the executive council to be Indians, राइट। ये हो गया। अब इसमें भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन इसमें मुस्लिम्स के साथ साथ, पहले लिख तो नहीं, रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड क्यों, तो बेसिकली 1909 में वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से फ़ायदा होता है कि नहीं। अब फ़ायदा हुआ, क्योंकि क्या ही बोलोगे, रिलीजियस लोग हैं, पगलैट होते हैं, दिमाग में कुछ चलता नहीं उनके रिलीजन के अलावा, तो कतई ज़ोरों शोरों से फ़ायदा हुआ। तो इन्होंने बोला क्या बात है, एक डिवाइड एंड रूल क्या बोलते हैं सक्सेसफुल हुआ है, आप और करते हैं। तो इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड करते हुए सिक्स को दे दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को दे दिया, लिख तो लें 6 इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस को दे दिया, और यूरोपियंस को भी दे दिया। यूरोपियंस जो कि इंडिया में रह रहे थे, बाहर के लोग, उनको भी देकर माइनॉरिटी में डाल दिया। कैसे कैसे लोग थे भाई ये, बस गोरी चमड़ी दिखनी चाहिए इनको, जहाँ गोरी चमड़ी वहाँ फायदा। और ये हो गया, एक इंडियन हाई कमिश्नर का ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया था, ऑफिस ऑफ इंडियन, ऐसे लिखूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ये कहाँ किया गया था, तो लंदन में। क्योंकि जो भाई साहब बने थे कुछ ज़्यादा ही रईसी थे, बोले भाई हम गर्मी वाले जगह में नहीं जाएगा, बोले हमको चाहिए ठंडा ग्लूमी मौसम, जो हमेशा जहाँ पे धूप निकलता ही नहीं है, ऐसा। ये हो गया। अब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी आखिरी में जाके 1926 में, किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन रिकमेंडेशन
ऑफ ब्रेटली कमीशन, ली कमीशन, फर्जी लोग थे, ऐसे कुछ भी कुछ कमेंट करते रहते थे। पहली बार इस उसके थ्रू, इस एक्ट के थ्रू प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को सेपरेट किया गया था। सेपरेटेड प्रोविंशियल एंड क्या था, सेंट्रल बजट। साइमन कमीशन का प्रोविजन भी इसी में दिया गया था, ऑफ साइमन कमीशन जो कि 1927 में आई थी। वैसे ओरिजिनली आने वाली थी 1929 में, लेकिन उसके बीच में इतनी सारी वो हो गया ना, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, एचआरए वैचारे बन गया, इतने सारे मतलब लोग एनलाइटन होने लग गए धीरे धीरे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, लोगों के अंदर वो आया, क्या बोलते हैं, अवेयरनेस कि हाँ भाई हमको भी गुलाम बना रखा भाई, हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर लोगों के अंदर एजुटेशन चालू हो गया। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए साइमन कमीशन को इन्होंने 2 साल पहले ही भेज दिया। इसका काम क्या था, तो इस एक्ट में जितने भी प्रोविजंस थे वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, गवर्नेंस सही से काम कर रही है कि नहीं इंडिया में, इस पर रिपोर्ट बनाना था। तो इसने रिपोर्ट बनाया। तो इसी के रिपोर्ट के आधार पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जो हुए थे 1931-32 में जो हुए थे, वो इसी के आधार पे हुए थे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस to discuss this report। ये हो गया। बहुत बड़ा एक्ट हो गया भाई, इतना बड़ा था आपने ज़्यादा ही लिख दिया। अगले में तो वो हो जाएगी। लेकिन अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मतलब इसको नहीं बोलते बेसिकली, तो 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोलते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर फीचर्स हैं वो इसी से लिए गए हैं। तो इसमें प्रोविज़न था ऑल इंडिया फेडरेशन का, प्रोविज़न ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें क्या होना था, जिसमें पावर डिवाइड होना था सेंटर और प्रोविंसेस में 3 लिस्ट में, फेडरल लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में और रेसिडरी लिस्ट में। रेसिडरी लिस्ट की जो पावर थी वो वाइसरॉय को देनी थी, ठीक। तो यही वाला जो प्रोविजन था ना, रेसिडरी पावर गिवन टू वाइसरॉय, इसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेस बनाते हुए जो रेसिडरी की पावर जो दिया गया है वो सेंटर को दिया गया है। तो बहरहाल कहाँ थे, हाँ, तो इसमें 3 लिस्ट इन्होंने डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन सब कुछ करने के बाद ये हुआ ही नहीं, नेवर केम इनटू बीइंग, ठीक है। होंगे भाई 10 तो कारण होंगे, हमें क्या पता, बड़े लोग भाई, बड़े लोग की बातों पे सवाल नहीं करते। अब पिछले में क्या हुआ था कि इस डायर की प्रोविंस में लेके आए थे, तो इस बार हुआ कि कुछ तूफानी करना है, तो उन्होंने बोला कि इस बार सेंटर में डायर की ले आओ, डायर की इन सेंटर। प्रोविंसेस में से अबॉलिश कर दिया, अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब ये होता है कि बेसिकली अपने लॉ खुद से बना सकते हैं। बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे, प्रोविंसेस में। बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस्ड, तो इनके अंडर टोटल 11 प्रोविंसेस थे, उसमें से 6 में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो कौन कौन से थे, बीबीएम, बीए और यूपी। बीबीएम क्या, बंगाल, बिहार, और एम से क्या था, मद्रास। बीए बॉम्बे, ए से असम, और यूपी अपना यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि आज के डेट का यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंस। यहाँ पे इन्होंने कर दिया।
ठीक है, ये सब हो गया। और हाँ, तो 1909 में क्या हुआ था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली होता ही है कि जैसे ये इलेक्शन के, जैसे कि पूरे ये वो है, जैसे कि पूरा एक ज़िला है, ठीक, यहाँ उसकी एक ये सीट है जहाँ पे बंदे खड़े होंगे इलेक्शन के लिए, ठीक, और ये सारी जनता है चींटियों की जैसी, ठीक। तो इन्होंने, इनका मतलब था सेपरेट इलेक्टोरेट से कि ये जो बंदा खड़ा होगा ना, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही होगा, जिसके लिए मतलब या तो मुस्लिम, या तो सिख, या तो एंग्लो इंडियन, या तो क्रिश्चियन, ठीक। ये बंदा जो होगा ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से होगा, लेकिन जो वोट डालेंगे वो सारे बंदे डालेंगे। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली। ऐसा नहीं था कि मतलब अगर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है तो सिर्फ मुस्लिम वोट डालेंगे ना, बंदा वो होगा, वोट सारे डालेंगे। काटो, ये हो गया, लिखा नहीं कि मैं। तो प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्ट्रो electorate for depressed classes, women and labor। तो इस बार थोड़ा अच्छा काम किया था इन लोगों को वो देके, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन देके। इसमें एक और हुआ था कि 10% जनता को राइट टू वोट दिया गया था। गॉट राइट टू वोट, सबको नहीं था, सिर्फ 10% लोग कर सकते थे वोट। और क्या हुआ था इसमें, हाँ, तो फेडरल पब्लिक नहीं बे, प्रोविंशियल, तो फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। सर्विस कमीशन, इसी को आज हम यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट कब, तो 1937 में इस्टेब्लिश करी गई थी आरबीआई, कब, 1935 में। बस इतना ही था। इसके बाद आ गया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस वही हमें वो था कि हम इनको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, बस वही सब कहती थी उसमें, और कुछ नहीं था। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, मतलब ये तो ये सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे ये, ठीक। कैसा लग रहा है देख के, जरा देखें। ओहो ओहो, ओए हो भाई, कुछ ज़्यादा ही हो गया तो, भाई ज़्यादा ही नीचे चला गया। कोई नहीं, इस साइड क्या लिखा था मैं, अच्छा ये तो वो था, फीचर्स मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, ठीक है। तो मैं 1 मिनट में नोट बदल के आता हूँ। तो भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने के बाद अब बारी है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की, ठीक। तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना, वो अलग अलग देशों के, मतलब टोटल 60 देशों के, देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद बनाया गया, मतलब काफ़ी सोच विचार करके बनाया गया। तो पहला सोर्स क्या था, वो तो था अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वो सोर्स कैसे है, वो सोर्स ऐसे है कि क्या था सोर्स, मतलब इसमें सोर्स तो ठीक है, इसमें क्या क्या लिया गया था, एक तो फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया था, गवर्नर ऑफिस लिया गया था, गवर्नर ऑफिस, ठीक है।
पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी लिया गया था, और इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए थे। इमरजेंसी प्रोविजंस ये हो गए। और फेडरल स्ट्रक्चर तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद आता है ब्रिटेन। अब इससे तो भर भर के लिया। क्यों? क्योंकि वही हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो हम उनकी राज्य व्यवस्था से वाकिफ़ थे। तो जब हम ट्रांजिशन करते हैं ना, मतलब क्या होता है, वो होता है ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, तो हमारे पॉलिटिशियंस के लिए क्या होते हैं, चीज़ों को समझना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना वो थोड़ा इजी रहता, क्योंकि वो उनको उन सब चीज़ों से ऑलरेडी वो थे, क्या बोलते हैं उसको, रूबरू हो रखे थे। इसलिए तो इससे क्या लिया हमने, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट उठाई है इनसे। और रूल ऑफ लॉ उठाया, रूल ऑफ लॉ। तो इधर आ जाए यार, कितना हैंग होता है यार ये। तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट किसने दिया था? तो एक बंदा था एवी डाइसी, काफ़ी डाइसी आदमी था, उसने दिया था रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट। ये हो गया। और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर उठाया हमने इनसे, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कि लेजिस्लेशन काम कैसे करेगा। सिंगल सिटीजनशिप उठाई है, सिंगल सिटीजनशिप। कैबिनेट सिस्टम उठाया, कैबिनेट सिस्टम, तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं कैबिनेट, वही कैबिनेट सिस्टम। रिट्स उठाई हैं, जो भी होती हैं, मैंडेमस होती है, प्रेरोगेटिव होती है, और सेंटोरी होती है, ऐसी कुछ होती है। 5 रिट्स होते हैं टोटल। रिट्स तो 2 ही होती है, रिट्स 5 होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उठाए हैं यहाँ से, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और बाई कैमरलिज्म उठाया। बाई कैमरलिज्म मतलब वही 2 हाउस होंगे, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन के बाद आता है अपना यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या उठाई है? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी उठा ली। और इम्पीचमेंट उठाया, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर उठाया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, और कौन सा प्रोसीजर उठाया? और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट उठाया यहाँ से, पोस्ट ऑफ वीपी। ओके, तो इतना ही था शायद, हाँ इतना ही था। फिर आ जाता है आयरलैंड। आयरलैंड क्यों यूएस के बाद? ऐसे ही मज़े में डीपीएसपी हो गया, इन्होंने यहाँ से डीपीएसपी उठाया। राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन उठाया, मतलब हम नॉमिनेट कैसे करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये हो गया। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड उठाया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं था यहाँ से। फिर कहा जाता है कनाडा। कनाडा से क्या क्या उठाया? फेडरेशन, लेकिन यहाँ से एक ट्विस्ट है, विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो फेडरेशन बेसिकली होता ये है कि जितने भी स्टेट है ना हमारे, अगर फेडरेटिव मतलब फेडरेशन होता हमारा, रिपब्लिक नहीं होता, तो फेडरेशन में क्या होता है कि सेंटर से होते हैं ना, सेंटर क्या बोल रहा हूँ, स्टेट्स से होते हैं, उनके पास पूरा अपना खुद का पावर होता है। ठीक है, वो अपना खुद का लॉ बना सकते हैं, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में, अमेरिका के हर स्टेट का अपना लॉ है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना फ्लैग भी है। इंडिया में वैसा नहीं है, कनाडा में भी वैसा नहीं है। ठीक, वहाँ पे भी फेडरेशन है, मतलब स्टेट्स के पास भी अपनी पावर है, लेकिन अल्टीमेट पावर सेंटर के पास है।
ठीक, कि आप इधर उधर नहीं हो सकते हमारी पॉलिसीज़ से। अच्छी बात भी भाई, सारे लोग एक लाइन में चलते हैं। इससे क्या ना डिवीज़न होना वो रहेगा कम, क्या बोलते हैं, मुश्किल होता है। कल को लोग बोलते हैं हमें ये देश अलग चाहिए, वो देश अलग चाहिए, तो वो होना मुश्किल होता है इससे। अमेरिका में कल को लोग उठ के बोलते हैं हमें अलग होना है, हो सकता है भाई, अब वो होने नहीं देंगे अलग बात है, लेकिन चांसेस हैं, ज़्यादा ही चांसेस हैं, क्योंकि उनका लॉ ऐसा है, फेडरेशन है। ठीक है, तो फेडरेशन हो गया स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, रेसिडरी पावर्स होगी इसमें, रेसिडुअरी पावर्स सेंटर के पास होंगी, ये वाला भी वहीं से उठाया, टू सेंटर। और क्या उठाया यहाँ से, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट उठाई है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स सेंटर। मतलब होता है ना, जैसे इंडिया में होता है कि हर स्टेट का अलग गवर्नर होता है और उसको सेंटर अपॉइंट करती है। ये क्या फीचर है फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर का, मतलब आपके पास ऑटोनॉमी है, आप अपना लेजिस्लेशन को बना सकते हो, अपना लॉ बना सकते हो, लेकिन आपके ऊपर हमारा एक बंदा बैठा रहेगा जो कि सारी चीज़ों को ओवरसी करेगा कि आप इधर उधर तो नहीं हो रहे ज़्यादा। तो कनाडा से ये सब चीज़ें हैं। एक और थी एडवाइजरी, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ ये सब चीज़ें उठाई कनाडा से। फिर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया वाला इसी है। ऑस्ट्रेलिया से उठाया अपना कंकरेंट लिस्ट उठाया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स उठाया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और जॉइंट सेटिंग उठाई पार्लियामेंट की, जॉइंट सेटिंग, समझ रहे, जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट। हो गया। फिर जर्मनी तो सबसे ज़्यादा ईजी है, क्यों, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो सबसे इजी क्यों है, क्योंकि जर्मनी में हम सबको पता क्या हुआ था, कैसे जूस की फंडामेंटल राइट को मार के उनको भी मारा गया था, उनका बेसिकली जेनोसाइड किया गया था। तो इसलिए इसको याद करना ईजी है कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगी। फिर आता है रूसिया से क्या उठाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल ऑफ जस्टिस, कहाँ पे, प्रीएम्बल में, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है फ्रेंच से कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक उठाया हमने, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, ओके। और यहाँ से उठाया था जस्टिस, यहाँ पे उठाया था हमने आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें उठाई हैं यहाँ से। ठीक, अब दो रह गए हैं, साउथ अफ्रीका और कोई कौन सा रह गया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाला, वो कौन था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जापान। ठीक, एक हो गया अपना साउथ अफ्रीका। यहाँ से बेसिकली उठाए हैं प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट क्या है, वही है जो उन्होंने बताया भाई, एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। सो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स साउथ अफ्रीका से, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आयरलैंड से। ठीक, ये हो गया जापान। तो क्या था, प्रोसीजर बाय लॉ, ओके। तो ये थे हमारे, ये क्या थे, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। अब
इसी में लिख लेते हैं कि शेड्यूल्स, कितने शेड्यूल्स हैं टोटल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें से 4 बाद में ऐड किए गए हैं। ओरिजिनली 8 हुआ करते थे, अभी 12 हैं। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है नेम ऑफ स्टेट, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट एंड यूटीज। ठीक, स्टेट मतलब सिर्फ स्टेट नहीं, मतलब अलग अलग स्टेट नहीं, पंजाब राजस्थान ऐसे नहीं, स्टेट मतलब कि प्रॉपर स्टेट, इंडिया एज ए स्टेट, उसके नेम है, उसके अंदर जो जो स्टेट आते हैं उसके नेम है, यूनियन टेरिटरीज के नेम है, ये हो गया। सेकंड में क्या है, यहाँ से चालू होता है मज़ेदार चीज़। मज़ेदार का है बाद में बताऊँगा। तो सेकंड में है प्रोविजंस ऑफ सैलरी, प्रोविजन ऑफ सैलरी, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। किसको, जनता को नहीं, सारे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिशियंस और एग्जीक्यूटिव्स को। एग्जीक्यूटिव्स में कौन आ गया, कैग आ गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आ गए, ये सब आ गए, मिनिस्टर्स आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, ये सब सबके यहाँ पे प्रोविजन और सैलरी लिखे हुए हैं। तीसरे में क्या आया, थर्ड में है ओथ एंड अफर्मेशन, किसके, इन्हीं लोगों के, नेशन। ठीक है, फोर्थ में क्या था, हाँ, एलोकेशन ऑफ सीट्स, राज्यसभा में सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ में था शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, STs। ठीक, 5वां आ गया। सिक्स्थ में क्या था, सिक्स्थ में था प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, अपना ही नाम लिख दे रहा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ AMTM। AMTM क्या है, असम, मेघालय और तीसरी क्या था, त्रिपुरा मिज़ोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, AMTM। ATM भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को AMTM अच्छा लगता सुनने में, इसलिए AMTM। सेवन्थ हो गया डिवीजन ऑफ पावर्स। कैसे, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, और एक होता है रेसिडुअरी लिस्ट, डुअरी लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितनी चीज़ें आती हैं उसमें सिर्फ यूनियन को चेंजेस करने का हक है, स्टेट लिस्ट में जितनी चीज़ें आती हैं उसमें सिर्फ स्टेट का हक है, रेसिडुअरी में जितनी आती हैं उसमें यूनियन का हक है। स्टेट भी कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट पावर यूनियन की होती है। यूनियन में जैसे क्या आ गई, रेलवेज आ गया, एटॉमिक एनर्जी आ गई, ठीक है, डिफेंस आ गया, ये सब आता है यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में क्या आ गया, एजुकेशन आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, तो ये सब स्टेट लिस्ट में आ जाता है। रेसिडुअरी लिस्ट में क्या आ जाता है, तो इन सब के अलावा मेरे को पता नहीं, पढ़ेंगे ना, ये तीनों याद कर लियो मैं बस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया। हाँ, एट्थ में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, 22। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड हुए हैं, जैसे सबसे पहले हुआ था सिंधी, ऐड हुआ था किसके थ्रू, 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, जो कि हुआ था 1967 में फर्स्ट। सिंधी के बाद हुआ था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये ऐड हुआ था अपना 71 अमेंडमेंट 1992 में। ठीक, इसके बाद हुआ था बोडो डोगरी,
बोडो, डोगरी, मैथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली और संताली। ये कब हुआ था? ये हुआ था 92nd अमेंडमेंट। ये 2011 में, नहीं 2003 में भाई, 11 में तो ओडिया हुआ था। फिर ओरिया का नाम चेंज करके ओडिया कर दिया गया। कब? ये हुआ था अपना 2011 में, 96 अमेंडमेंट से। 96 अमेंडमेंट 2011। तो इसको भी याद करना है। 21, 21, 71, 92, 96। ठीक है, अभी हो गई 8th। अब आता है 9th शेड्यूल। कौन सा है? 9th शेड्यूल है हमारा बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। लैंड रिफॉर्म्स या फिर एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। ठीक, ये हुआ था, ये ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से। ठीक है, इससे रिलेटेड एक केस है, आई आर कोहेलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। तो इसमें बोला क्या गया था? तो इसमें बोला गया था कि जितनी भी चीज़ें 9th शेड्यूल में ऐड हुई हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद, वो सारी जुडिशियल रिव्यूज़ के लिए ओपन है। ठीक, एनीथिंग एडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर 24 April 1973 is open to judicial review। तो 24 अप्रैल 1973 को क्यों? तो 24 अप्रैल 1973 को एक हिस्टोरिक केस है, इसको बोलते हैं केशव नंद भारती केस। उसका जजमेंट आया था। उसमें जजमेंट में बोला क्या किया गया था? तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। एस्टेब्लिश्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशव नंद भारती केस का बैकग्राउंड ये है कि एक केस हुआ था, बेरूबारी यूनियन केस 1960s में। हाँ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जब ये बोला गया कि जब ये लाया गया ये वर्डिक्ट लाया गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, तो एक वो थे केशव नंद भारती, ये करना वहाँ के थे, केरला के। तो क्या किया गया कि इनके ये ना एक कोई मठ था वहाँ के, वो थे जो भी होता है मठ के संस्थापक या अधिकारी जो भी होता है। तो स्टेट ने क्या किया, केरला स्टेट ने इनकी मठ की ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया और उसको डाल दिया 9th शेड्यूल में। ठीक, अब सिंस उस समय बोला गया था बेरूबारी यूनियन केस में कि प्रीएम्बल तो उसका हिस्सा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रीएम्बल के जितने भी आइडियाज़ हैं ना कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, वो सब लागू नहीं होते 9th शेड्यूल पे। तो क्या हुआ कि उनकी ज़मीन कब्जा कर ली। तब इनको पसंद नहीं आया भारती जी को, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। ये बोला ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे हमारी ज़मीन ले लोगे तुम? तो जाके केस कर दिया। तो उस समय नहीं मैं गलत बता दिया, सॉरी, मैं तो केशव नंद भारती केस का वो बता दिया, सॉरी, बताना इसका था आई.आर. कोहेलो वाले का। तो बेसिकली हुआ क्या था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नेहरू जी जब लाए थे इसको, तो बोले थे कि इसके थ्रू जितनी भी चीज़ें 9th शेड्यूल में ऐड हो रही हैं वो सारी जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन नहीं है। ठीक, तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का फ़ायदा उठाते हुए केशव नंद भारती जी के साथ ऐसा किया गया था कि उनका मठ को कब्जा कर लिया गया था। ठीक, तो ऐसी कुछ कहानी है, कब मठ को कब्जा कर लिया गया था। तो फिर बेरूबारी यूनियन का केस, अरे क्या लंबी कहानी, छोड़ो यार, इतना लंबा कौन, तो मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, भूल गया मैं थोड़ा सा। ठीक है, 9th शेड्यूल हो गया। 9 के बाद आते 10th में।
पूरा लिख कर रहा है, पहले तो नहीं लिखा। 10th शेड्यूल बेसिकली है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि पहले ये होता था कि लोग होते थे वो लालच में अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। तो उनसे क्या होता था कि सरकारें गिरने का खतरा हो जाता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी पार्टी की 272 सीट्स आई हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उतनी ही जितनी की मेजोरिटी के लिए चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब उसमें से कोई एक बंदा हुआ, उसको कोई क्रांतिकारी ख्याल आया कि मैं दूसरी तरफ चले जाता हूँ, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मेरे को, तो चला गया। अब सरकार तो गिर गई। तो उस चीज़ से बचने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 10th शेड्यूल का। फिर आता है 11th शेड्यूल। 11th में क्या, पंचायत हैं, और 12th में है म्यूनसिपैलिटी। इसको भी याद करना इजी है। तो पंचायत से जब तो ग्राम क्या बोलते हैं, गांव से पंचायत बनता है। पंचायत अच्छा काम करेगी तो गांव को शहर बनाएगी, ठीक है। अब शहर अच्छा काम करेगा तो उसको म्यूनसिपैलिटी मिलेगी। तो म्यूनसिपैलिटी बनाना होता है ना शहर का, हर शहर का एक म्यूनसिपैलिटी होता है और हर ग्राम का एक पंचायत होता है। तो जब गांव तरक्की करेगा तो शहर में कन्वर्ट होगा तो उसको म्यूनसिपैलिटी मिलेगी। तो इसलिए 11th और 12th। तो पंचायत को लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से। म्यूनसिपैलिटी को लाया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 से। पंचायत के पास थे, पंचायत डील्स कितने 29 मैटर से डील करता था, डील्स विद 29 मैटर्स। अब मैटर्स क्या हैं पता नहीं भाई, लिखा हुआ था उसमें, याद कर लिया। इतना नहीं सोचना होता, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी ये 18 मैटर से डील करती है, 18 मैटर्स, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें मज़ेदार चीज़ क्या थी जो मैं बता रहा था देखते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं। तो हमारे शेड्यूल्स को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको देख के पता चलेगा भाई कि ये जो पॉलिटिशियंस कम्युनिटी होती है ना, पॉलिटिशियंस की कम्युनिटी, थोड़े डेरोगेटरी वे में बोले तो पॉलिटिशियंस की जो जात होती है ये निहायती कमीनी जात होती है। कैसे? मैं कास्ट पे नहीं बोल रहा हूँ किसी को भाई, पता चला कोई बाद में मेरे ऊपर वो करती केस वेस कास्ट पे बोल रहा हूँ, ऐसे पॉलिटिशियन को बोल रहा हूँ। पॉलिटिशियन एक काफ़ी कमीनी कम्युनिटी होती है। कैसे? हमेशा अपना सोचते हैं भाई, हमेशा सबसे पहले अपना सोचेंगे, सबसे पहले अपने बारे में सोचो, बाकी चीज़ें जाए भाड़ में वो बाद में ऐड कर देंगे। कैसे? तो पॉलिटिशियंस को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक टेरिटरी चाहिए होती है रूल करने के लिए, ठीक। अब टेरिटरी मिल गई तो अब टेरिटरी से क्या चाहिए होता है, उनको पैसा चाहिए होता है, ठीक। तो सेकंड में अपने अलाउंसेस डाल दिए। ये नहीं जो पहले वोट डाल दिया, या फिर क्या बोलते हैं राज्यसभा ये सब डाल दिया, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज डाल दिया, वो ज़्यादा सेंस बनाता है। जैसे स्टेट को मेंशन करने के बाद सेकंड में ऑफिशियल लैंग्वेजेस डाल दिया, वो ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि स्टेट आएगा फिर लैंग्वेज आएगी, ठीक है, फिर पीपल आएंगे। ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये है निहायती सेल्फिश कॉम। क्या किया, पहले अपना टेरिटरी घोषित कर दी कि हम इस पर राज करेंगे। अब राज करने के बाद सबसे पहले अपना वो घोषित कर दिया कि पैसा कितना मिलेगा, ठीक। अब पैसा ले लिया, अब जनता को दिखाने के लिए कि चलो भैया हम थोड़े अच्छे भी हैं, तो पहले ओथ वोट डाल दिया। ये नहीं जो पहले ओथ डाल देते ना, पहले अपनी सैलरी डिफाइन करो, पहले अपने प्रिविलेज डिफाइन करो, उसके बाद आइए ओथ। फिर चौथे में डाल दिया राज्यसभा, उसमें भी अपना ही सोच रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा में कौन जाएगा, वो जाएंगे ना, पॉलिटिशियंस जाएंगे, तो उनको सबसे ऊपर रखा है। तो टॉप 4 सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन से रिलेटेड है। इन चारों में कॉमन मैन का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। कॉमन मैन तो इनडायरेक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या जताना चाहता है, तो वही अम्बेडकर साहब के लिए फुल रिस्पेक्ट है, जो उन्होंने अचीव किया अपने जीवन में इंडिविजुअली। मतलब इतने सारे क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन सहने के बाद इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना, इतना ज़्यादा अपने आप को काबिल बनाना कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो, तो बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो उन्होंने अकेले में नहीं लिखा था ना कॉन्स्टिट्यूशन, उनके साथ पॉलिटिशियंस थे। तो और
पॉलिटिशियंस को सबसे पहले अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है। तो सबसे पहले टॉप 4 चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, सालों ने अपने नाम पे दे रखी हैं कि हम कहाँ राज करेंगे, हमें कितना पैसा मिलेगा, हमारी हमारी क्या होंगे, ओथ क्या होंगे, और हमारी सीट्स क्या होंगे। खैर ये दोनों उतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी टॉप 4 पूरा पॉलिटिशियन से रिलेटेड है। जनता जाए भाड़ में। इतनी कमीनी कॉमन है भाई पॉलिटिशियंस की, इतनी कमीनी, क्या ही बताएं, क्या ही बोले सारा। भाई चलो ये तो बाद में है, खैर इसको तो कोई बोलने का सेंस नहीं बनता। भाई 8वां शेड्यूल रख देते दूसरा, नहीं तो 8वां शेड्यूल पहला पहला रख देते। ऐसी क्या आन पड़ी थी कि पहले टेरिटरी मेंशन करने के बाद अपनी सैलरी मेंशन करनी है। मतलब ये नहीं होता, ये बिल्कुल बिल्कुल ऑन द फेस वाली हरकत है कि मैं कमीना हूँ, लेकिन दिखा दिखा के कमीना हूँ मैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम मुझे कमीना समझते हो कि नहीं। इतने कमीने वहाँ, इतने कमीने, इतने लिच्चड़ प्रजाति है पॉलिटिशियंस की भाई। ओए होए क्या बोले भाई। भाई मैं तो पढ़ा था ना, मेरी तो वो हो गया था, दिमाग फट गया था मेरा पहली बार जब मैं पढ़ा था। तो ये 2023 नहीं 2024 की बात है, पिछले साल की। क्या ही बोले भाई, कितने कमीने लोग हैं भाई। सैड रियलिटी क्या है, मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या, कोई भी बंदा जिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो इन्हीं लोगों को सर्व करने के लिए कर रहा है, इन्हीं लिच्चड़ लोगों को सर्व करने के लिए। क्या देश है भाई हमारा। नेक्स्ट लेवल। चलो भाई मिलते हैं फिर।